थैंक यू सो मच विशाल, आप हमारे शो पे आए हैं। आपने इतना कुछ किया है अपनी लाइफ में, अचीवमेंट्स किए हैं, इतने अलग अलग शोज करे हैं। आपने रियलिटी शोज में भी बहुत नाम कमाया है। एंड हमारा शो आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड आपके मोटिवेशनल फैक्टर्स जानने के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्या सोचते हैं आप उस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस एक इंसान को मानता हूँ एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन, बहुत वो नहीं रहे इस दुनिया में, इरफान खान। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी एक जगह इंटरव्यू में कि जो धर्म है ना, वो बहुत ही पर्सनल रिश्ता है एक ऐसे ऊपर वाले से जिसको हम खुदा, भगवान, वाहे गुरु, ईसा मसीह या जो कुछ भी कहते हैं। और ये बहुत पर्सनल चीज है। इस जैसे हमारे लिए पर्सनल चीज होती है ना, हमारी शादी, हमारा लव, हमारा अफेयर, हमारे घर पे डांट पड़ना, हमारे घर पे मार पड़ना, या मोहल्ले की कोई चीजें ऐसी सुन ली हमने जिसे हम बोलते हैं कि पर्सनल है, ये उससे भी ज्यादा पर्सनल। तो लोग इससे पब्लिकली ऐसा क्यों इसका हो हल्ला करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई थी बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी इज लाइक अपने खुद के सोल से जुड़ना और उस चीज को एक्सेप्ट करना जो सोल आपकी कहती है आपसे। क्योंकि आईना जो है ना, वो आपको कभी भी झूठ नहीं कहता, मुझे ऐसा लगता है। सो स्पिरिचुअलिटी इज फॉर मी लाइक अ मिरर फॉर मी, जिसमें मैं अपने आप को किसी भी तरीके से देख सकूं, कैसे भी तरीके से। जैसे कि आईने के सामने हम किसी भी तरह से खड़े हो जाते हैं और हमें कोई शर्म, कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि उस समय सिर्फ हम अपने आप को देख रहे होते हैं, हम अपने आप को मिल रहे होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, भगवान, देवी देवता, अल्लाह, खुदा, सब कुछ मेरे लिए वही। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जो हम रूह से मिलते हैं, अपनी सोल से मिलते हैं, वहीं पे हमारा अध्यात्म शुरू होता है, हमारी स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। विशाल, एक बात बताइए कि आपकी, जब आप इंडस्ट्री में आ रहे थे 10 साल 11 साल पहले की जर्नी में अगर हम जाएं, जहां पे एक लैंग्वेज बैरियर था, जहां पे फाइनेंस बैरियर था, पर इतनी रिस्की इंडस्ट्री में जहां पे 1000 ट्राई करते हैं तो किसी एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके अंदर ऐसा क्या मोटिवेशन था कि यू विल मेक इट इतने बैरियर्स होने के बाद भी? रीजन ये है कि जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मुझे बहुत जल्दी काम मिल गया था। हाँ, बहुत जल्द का मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे अपने मन से भी नहीं आया था कि मुझे हीरो बनना था या एक्टर बनना था। मुझे मेरे पापा ने, मेरे डैड ने वहां से भगाया टैक्सी कि तू कुछ दिनों के लिए भाग जाए यहाँ से, जाके ट्राई कर ले, हीरो ही बनना है जीवन में, तो अगर हीरो ही बन जाके वहां मुंबई में। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ उनको। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे पास जाने का चांस इसके लिए नहीं था कि मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ अपने जीवन में। अगर मेरे पास एक चीज करने की है और वो ठानने की है, और अगर वो मेरे दिमाग में है और मेरे दिल पे लग गई है और है वो, तो मैं उसे पूरा करके रहूं। क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मुझे लौट के जाने का मैंने सोचा नहीं था। मैंने पापा से बोला था कि पापा मुझे सिर्फ 2 साल चाहिए, 2 साल के अंदर अगर मैं कुछ कर पाता हूं तो बहुत सही है, अगर नहीं करता हूं तो मैं वहां रह के 10 साल वेस्ट नहीं करूंगा, मैं फिर से अपने घर आ जाऊं। तो शायद ये जो चीज थी ना कि मैं प्रिपेयर था हर चीज के लिए, उस चीज ने मुझे ताकत दी, पावर दी, मुझे एक वे दिया चलने के लिए। और वो वे ये था कि मैं बस इस पे चलते जाऊंगा, मेरी खामियां जो भी होंगी उस पे मैं काम करूंगा। तो जब मैंने पहला ऑडिशन दिया था यहाँ पे, तो मुझे लगा कि यार मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, और ये वो काम है जो दुनिया में अब तक, जैसे मैं बेहतर क्रिकेट खेलते आया हूँ, बेहतर सोसाइटी में अपने कुछ भी जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो करते आया हूँ, और बेहतर स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, बेहतर अपने फैमिली के लिए नहीं बोलता, लेकिन जो आउटर वर्ल्ड है, मेरी सोसाइटी थी, उनके लिए एक बेहतर लड़का रहते हुए आया। तो जो कुछ भी किया है मैंने, वो बेहतर किया है, ऐसा लगता था मुझे उस समय। तो मैंने बोला यार ये काम जो है ना, मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने अपना दिल, दिमाग, सब कुछ झोंक दिया। आपको बिलीव नहीं होगा, मुश्किलें कभी लगी ही नहीं कि मुश्किलें थी मेरे लिए। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत लाइफ में। मतलब जीरो मनी, मतलब इतनी ऐसी मनी की मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए थे उस 2 साल को काटने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे खत्म करूंगा वो 2 साल, या उस बीच में मैं कैसे अपने पापा से पैसे मांगूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर की हालत बिल्कुल खराब है, वो नहीं दे सकते हैं पैसे जैसे थी उस समय। और हिंदी इंग्लिश दोनों ही बहुत खराब। एक डिक्शन था बिहारी का बहुत ही गंदा वाला।
क्योंकि वो हर बात पे निकलता था। और वो जो शब्द हैं, डिक्शन के अलावा जो शब्द हम अपने बिहार में यूज करते हैं कॉन्वर्सेशन में, वो शब्द नॉर्मली बाहर निकलते थे। और हर कैरेक्टर बिहारी नहीं हो सकता, हर हीरो बिहार का नहीं हो सकता। तो ये सारे प्रॉब्लम थे इन सबको। और इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक्टिंग क्या होती है मुझे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन मैंने, यार सच बताता हूँ, मैंने कोई बहुत साइंस नहीं लगाया, कुछ नहीं, मैंने अपना दिल, दिमाग और अपना ईमान, सच बता रहा हूँ, मैंने झोंक दिया इसमें। मैंने 20-20, 24-24 घंटे शूटिंग की। मैंने अपने को एक्टर्स जो भी थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य करके शो आया मेरे जीवन में, जहां से मुझे लगता है कि मेरी उड़ान को पंख मिला, क्योंकि उसी शो से मैंने एक्टिंग सीखी। मेरा डिक्शन जो है वो अच्छा हुआ, उच्चारण जो है वो अच्छा हुआ, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई। इंग्लिश की थोड़ी बहुत समझ उसी शो से आई, क्योंकि जितने भी अगल बगल के एक्टर थे वो सारे बहुत ही गुणी थे। सूरज थापर, मनीष वाधवा, राज प्रेमी, और इन सब के ऊपर मेरा भाई आशीष शर्मा। तो इन लोगों के स्क्रिप्ट में पढ़ता था मेरे कॉल टाइम से 1 घंटे पहले जाके। जो असिस्टेंट एडी करते हैं काम, वो करता था। क्योंकि वो मुझे सुधारते थे उस समय कि मैं कहाँ पे गलत हो रहा हूँ, कहाँ पे मैं अपना कमांड खो रहा हूँ अपनी लैंग्वेज पे, ये सारी चीजें। तो टाइम लगा उसमें, बट हो गया। और मुझे लगता है यही एक तरीका है। बिल्कुल, इससे बैठ के ये सोचोगे जी, अगर आप बैठ के ये सोचोगे ना कि पैसे नहीं है, बहुत हालत खराब है, कैसे अच्छा दिखूंगा या कुछ, ये सब हो जाता है। मैं उस समय एक विले पार्ले में जिम था, सरकारी जिम अभी भी है, शायद 3.5 महीने में 4 महीने का या 5 महीने का उसमें मेंबरशिप मिलता था। और उसमें एक टाइम पे 200 लड़के होते थे। मैं तब जिम जाता था उसमें। उस जिम में सारे लड़के वैसे ही थे। आज हम बोलते हैं ना कि एसी चाहिए हमें, अरे अरे यहाँ से बास आ रही है, यहाँ देखो ना ऐसा हो रहा है वो। उस जिम में ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइन लगनी पड़ती थी, एक भी कोई सेट करना होता था। फिर भी मैंने वो जिम किया है वो 6 महीने, क्योंकि मुझे लग गया था कि मुझे बेहतर करना है और बेहतर होना है। तो अगर आप खामियां ढूंढोगे तो ढूंढते रह जाओ, अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो आपको मिलते जाएगा। मेरे साथ वही हुआ। आपकी फील्ड में जिस तरह से आप बता रहे हैं, इतना कुछ आपने पॉजिटिव लेके चला, बट एज वी नो, जहां पे पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है वहां नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो आपके एनवायरनमेंट में या लोगों ने आपको जब कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट दे दिया, या हमारे साथ होता है कंपेयर कर दिया, या बुरा एनवायरनमेंट दे दिया आपको, उसको आप अपने साथ घर लेके जाते थे, या वहीं आप काउंटर करके अपने आप को स्टैंड करते थे? बिकॉज यू वर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आपका मोरल भी डाउन हो सकता है, उसे आप कैसे डील करते थे? सबसे पहली बात, मैं एक चीज भगवान को बोलूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी कदकाठी दी है मुझे, बहुत ही। और एक नॉर्मल सा एक ऐसा लुक है जो बहुत ही, मतलब रेगुलर गाय का नहीं है, हर मतलब लड़कों का नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे फीचर बहुत शार्प हैं, या मेरी नाक बहुत शार्प है, या फिर मेरे बहुत ही खूबसूरत सिल्की से बाल हैं, ऐसा नहीं है। बट एक पर्सनैलिटी दी है भगवान ने, और मुझे बचपन से पता था कि ये कुछ दिया है जिससे मैं अलग दिखता हूँ। अब मुझे सिर्फ एक काम करना था, इसके साथ हार्डवर्क करना था, और जो खामियां थी उनको दूर करना था। तो जैसा आपने कहा कि कोई मुझे कहता था कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स या कुछ भी, तो वो डिपेंड करता था कि वो कमेंट्स क्या है। वो मुझे डिग्रेड करने के लिए है या मुझे मेरी खामियां बताने के लिए। अगर मुझे मेरी खामियां बताने के लिए, तो वो मैं कभी भी काउंटर नहीं करता। मैं उसके ऊपर उस चीज को घर लेके जाता और मैं सीखता। इसका एग्जांपल दूंगा अभी मैं आपको। और अगर कोई मुझे डिग्रेड करने के लिए कह रहा है, तो मैं उसको डिग्रेड ही करता। मैं उसको अपनी इंटेलिजेंस या मैं अपनी जो अच्छी चीजें हैं उससे उसको टैकल करता। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर सिर्फ खामियां ही नहीं है, अच्छाइयां भी हैं। एंड आई एम एन इंटेलिजेंट गाय। मुझे लगता है कि मुझे चीजों की समझ है, मुझे पता है। एटलीस्ट दुनिया के बारे में ना आपको बहुत पता हो, लेकिन उस समय इंडिया के बारे में बहुत पता था। कौन सा राष्ट्र, कौन सा देश, कहाँ पे क्या, कैसे चीजें, क्यों ये, क्यों वो, बहुत सारी चीजें, मतलब ज्योग्राफिकल भी, हिस्टोरिकल भी आप कह सकते हो, ऐसे करके। एक इंसिडेंट है, एक कार में हम लोग जा रहे थे, उसमें हम सब दोस्त बैठे थे। उसमें एक कंपनी का पोस्टर गया, एक शर्ट की ब्रांड है, उसका नाम है एस्पिरिट। पता नहीं अभी स्पिरिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
तो मैंने बोला यार ये स्पिरिट की शर्ट ना है, उसकी ब्रांड है ना, ये भी मेरे पास है। उसमें 2 लोग थे जिनका नाम लेना चाहूंगा, एक आशीष शर्मा और एक और भी बंधु थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उतना कुछ उनकी मतलब महत्व नहीं देना चाहिए, जो भी बोल रहे हैं आप। तो उन्होंने मुझ पे हंसे पहले बहुत। उन्होंने मुझे बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला, फिर से बोल फिर से बोल। तो मैंने बोला स्पिरिट की शर्ट है, क्योंकि मुझे लग गया था कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या जो भी है। तो उसने बहुत फिर हंसा, वो बोलता है बिहारी कहीं का। वो भी बिहारी ही था। ओके। हाँ, ऐसा नहीं था वो बिहारी नहीं थे, वो पटना के थे, वो भी बिहारी थे। सो बिहारी कहीं का। तो जो आशीष है उसने बोला कि तू सही बोला, स्पिरिट है वो, क्योंकि लिखा तो वही है और तुझे पढ़ाया गया वही है। और तू अगर तेरे को इतना ही पता है तो तू अपनी लैंग्वेज में बिहारी क्यों नहीं ठीक कर लेता? अरे हम जा रहे हैं ना, अरे हम कर रहे हैं, अरे सुन ना, अरे। तो आप समझ रहे हो, 2 इंसान हैं, 2 अलग, दोनों मतलब अलग तरीके के व्यक्तित्व के हैं। और यहां अब मुझे सीखना था कि मुझे चुप कैसे कराना है लोगों, मुझे बताना कैसे है कि मैं क्या हूं, कैसे। अगर मैं ढिंढोरा पीटूंगा तो नहीं होगा। मैं अपनी नॉलेज बढ़ाऊं, मैं अपनी खामियों पे काम करूंगा। अगर स्प्रे बोलते हैं और स्प्रे बोलते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, वो इंडिया में ना बोल के यूके में बोलते हैं, तो मैं सीखूंगा। क्या पता मैं एक दिन यूके जाऊं, राइट, और वहां पे बीइंग एन इंडियन अगर मैं इस प्रोनाउंसिएशन के साथ बात करूं तो मे भी हो सकता है उनको भी बहुत अच्छा लगे, मे बी। बट मैंने ये अपने आप के लिए सीखा। सो डिपेंड करता है कि कौन आपकी किस खामी पे उंगली उठा रहा है। अदरवाइज बड़े सारे लोग हैं, बहुत कुछ बोलेंगे फालतू का, जिनको कुछ पता भी नहीं है। वो भी आज तो ऐसा है कि एक सोशल मीडिया है, डेटा इतना फ्री है, बैठ जाओ, कुछ भी बोल दो, कुछ भी छाप दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, आपने दोनों ही पॉजिटिव बातें कही कि 2 अलग लोगों ने बातें कही, बट आपने सही बात को पिक किया और एक सही इंसान में आपने वो फर्क देखा कि इस तरह से फ्यूचर में अभी इंस्पायर होते हैं। कल आपके सामने 2 जने आएंगे तो आप भी उन्हीं की तरह जो पॉजिटिव थे वैसा बिहेव, यू नो, वी कैन लर्न एंड ग्रो रादर देन हम उस चीज को लेके बैठ जाए, क्योंकि डिप्रेशन आता है। बिल्कुल। प्लीज बताइए, लॉकडाउन फेजेस में आपको डिप्रेसिव या आपको कुछ ऐसा फील हुआ या आपने उस टाइम के लिए क्या सोचा, मैं इसे कैसे अपने लिए राइट और मोटिवेटिंग वे में, पॉजिटिव वे में आगे लेके जाऊंगा? आई एम सो सॉरी, जिसके ये एक इंसिडेंट है, बहुत ही पर्सनल इंसिडेंट है बिग बॉस का, ये फिर से निकल रहा है। एंड रियली मैं ये स्टेटमेंट देने के पहले एक बात बोलना चाहूंगा। प्लीज अगर जो भी जिन लोगों को भी इस स्टेटमेंट के बाद अगर बुरा लगेगा तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं है, ना ये किसी पल को याद करने के लिए है, ना मुझे अपने आप को कमजोर दिखाने के लिए है। ये बस इसलिए है कि मैं एक कॉन्वर्सेशन में हूं किसी के साथ, और मैं ये चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि मैंने कैसे उस चीज को दूर किया, शायद इस चीज से कुछ लोगों का भला हो सके। सो प्लीज कोई हो हल्ला ना हो तो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू। हाँ, अब मैं बोलता हूँ। मेरे लाइफ में डिप्रेशन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या था, क्या है डिप्रेशन क्या नहीं है। लो होना पता है मुझको, पर क्योंकि बचपन से बताया नहीं गया है कि डिप्रेशन में भी कोई चीज होती थी या है। हमारे तरफ थोड़ी लोग कहते हैं, हमारे तरफ तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब पागल हो गया, और कुछ नहीं, यही मतलब होता है। पूरे इंडिया में यही नॉर्म्स थे। अब जाके कुछ लोग मतलब आ रहे हैं कि मेंटल हेल्थ ऑल दैट, कि कैसे ठीक करना है, क्या होता है, हमें पहले नहीं पता था। तो हुआ ये कि मेरे लाइफ में सब कुछ, मैं बहुत हैप्पी, खुशी, और एक चीज कि मैं ग्रो कर रहा हूँ या लोगों की नजर में अपने लिए पॉजिटिविटी ही ढूंढना या देखना, उसकी आदत हो चुकी थी मुझे। फिर एक दौर आया बिग बॉस में, एक इंसिडेंट हुआ जिससे उस घर में मुझे लगा कि यार कहीं कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे। मेरी एक्स के साथ बहुत बुरा झगड़ा हो गया था, तो उस झगड़े में कुछ चीजें ऐसी हो गई जिससे कि सब कुछ सैटर्ड लगने लगा। और सैटर्ड इसलिए लगने लगा क्योंकि एक्चुअली में मैंने ये सोचा, उसके पहले भी यही हो रहा था कि मैं बहुत छोटे गांव से, बहुत छोटे एक शो से, महुआ चैनल के शो से यहां तक का सफर तय करके आया। और लोग मुझे अपने काम की वजह से जानते थे पहले, लेकिन अब सिर्फ एक चीज की वजह से जानते हैं, और वो है कि वो झगड़ा।
उसकी वजह से पूरी दुनिया हंस रही थी। उसकी वजह से आई मीन सी क्या होता है कि अगर आप एक मेल ईगो होता है अपने आप के लिए, किसी चीज के लिए नहीं, किसी और को छोटा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, खुद के लिए। वो ईगो शैटर्ड हो गया था बिल्कुल भी। लग नहीं रहा था कि मैं किस नजर से बात करूं किसी से, प्रोफेशनली या कुछ भी, क्योंकि सारी नजरों में वो इंसिडेंट मुझे दिखता था। और क्या है ना कि मैंने एनर्जी बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ, बहुत जल्दी। तो मुझे वो दिखने लगा था कि एक सरकाज़म, एक मजा, एक चीज, उसकी वजह से ना बड़ा छोटा महसूस होने लगा था मुझे। और लोग कर भी रहा था, मैं करा भी रहे। तो मैं हो गया डिप्रेस। मुझे लगा यार मैं हर जगह जाऊंगा सिर्फ यही बातें होंगी, यही बातें होंगी, यही बातें होंगी। फिर स्टार्ट हो गया लॉकडाउन। ट्रस्ट मी, उस लॉकडाउन में मैं मेरे भाई के साथ था यहाँ पे, और कोई भी था नहीं यहाँ पे। और मैं और मेरा भाई, हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत छोटी छोटी होती है, क्योंकि हम वैसे मतलब एक जॉइंट फैमिली में है, लेकिन छोटे शहर में क्या होता है कि एक भाई बाहर है, एक खेलने गया है, कैसे है वो, रात को ही थोड़ी बहुत बातें होती हैं। वैसे फिल्मों जैसे नहीं होती है कि हाय भैया गुड मॉर्निंग, व्हाट विल हैव एंड आई विल हैव दिस, ऐसा सब नहीं होता। मैं अपने घर नहीं गया लॉकडाउन में जानबूझ के कि फिर से वहां पे वही सारी चीजें होंगी। मोहल्ले के लोग मिलेंगे, पहले वो हंसेंगे, फिर बोलेंगे, फिर सब लोग ये भी बोलेंगे, क्योंकि यही हो रहा था कि अरे यार कितनी उम्मीदें थी, क्या क्या हो गया, क्या किया तूने, ये जो भी है। मैं ना अकेले रहा, मैंने फिल्में देखी, मोटिवेशनल फिल्में देखी, मैंने ऐसी स्टोरीज देखी जो मुझे मोटिवेट करे, ऐसे लोगों की स्टोरी देखी जो जिनका कोई दुनिया में मौजूद नहीं है, बट दे आर डूइंग समथिंग अमेजिंग, बस हम और आप नहीं जान रहे हैं। और उस समय कुछ और भी चीजें देखी मैंने, लाइफ मतलब डॉक्यूमेंट्रीज या कुछ। तो मुझे एक चीज समझ में ये आई कि जो हो गया वो तो हो गया, और दुनिया के हाथ में अगर आप खुद की दुखती हुई रग दोगे तो उस रग को वो बार बार दबाएगी ही, क्योंकि उससे मजा आता है। अब आपको सब कुछ पता चल गया है, आप अब अवेयर हो गए हो कि वो दबाएंगे, अब आपको तमाशा करना है, करेक्ट, या फिर उस नस को ही भूल जाना है, या करना क्या है। उस 6 महीने में, उस अकेलेपन में, जब मैं किसी से मिला ही नहीं, जब मैंने किसी से बात ही नहीं की, मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया। और मेरा जब मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया तो ये एक्सप्लोर किया कि सम टाइम यू जस्ट लेट इट गो। चाहे वो कितनी भी बड़ी बात हो इस दुनिया में, चाहे कुछ भी हो जाए, जस्ट लेट इट गो, one step ahead. That was my life before all this. In between मैं भूल गया था उस जीवन को, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरी एनर्जी किसी अलग चीज में चली गई थी, और वो आई डोंट नो क्या हो गया था। सो कभी कभी अकेलापन भी आपको बहुत हेल्प करता है, बट अगर आप पॉजिटिव हैं तो। बिल्कुल, क्योंकि आपकी इंटरनल पॉजिटिव ने ही आपको लेट गो किया। और हमारे तो हीलर मोडालिटी में फॉरगिव, फॉरगेट एंड लेट गो 3 गोल्डन रूल्स हैं, जिसमें आप भी आगे बढ़ते हैं और आपके साथ आपका समय आपको आगे ले जाता है, बिकॉज आप खुद पास से अटैच नहीं हो रहे हैं, आप खुद विच इज सच ए इंस्पायरिंग थिंग। क्योंकि बहुत सारे ट्रॉमास स्पेशली यंग एज में, चाइल्डहुड में हो जाते हैं, जिसको पकड़ के बैठने की वजह से एक भी आगे स्टेप अच्छा नहीं उठ पाता है। सो यू थिंक सेल्फ मोटिवेट किया अपने आप को, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि मूवीज देखो, बट आपको पता था मुझे आगे निकलना है। हाँ, मैंने मूवीज फाइंड की, सर्च की, मेरे उसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसे लोगों की कहानियां, मतलब जिनसे मुझे कोई रिलेटेड, जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक मरीन की कहानी देखी मैंने, होलोकॉस्ट की पूरी कहानियां देखी हैं मैंने। उसके बाद मैंने ऑटोमन एम्पायर एंड पर्शियन एम्पायर एंड उसके अलावा फिर रशिया की कंडीशन क्या है, वहां पे लोग कैसे, एक गांव है वहां पे बहुत ठंड होती है, -70 -47 कुछ चला जाए डिग्री, फिर भी वो लोग वहां पे रहते हैं। हाउ दे आर लिविंग देयर एंड व्हाई दे आर लिविंग देयर, व्हाई दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम देयर, ऑल दीस थिंग्स, डिफरेंट काइंड की थिंग्स। एब्सोल्युटली। विशाल, एक बात बताइए कि इतनी अच्छी सोच और इतने पॉजिटिव होने की वजह से ये श्योरिटी है कि आपको यहाँ पहुंचाने के पीछे आपकी ये थॉट्स और आपका खुद का सोचने का तरीका, फॉर एवरीथिंग मैटर्स, इसीलिए आप यहाँ पे पाए हैं। बट
समय में आपने देखा जाए शोहरत, फेम, नेम, पैसा जो नहीं था वो सब अचीव कर लिया, अब आपको आगे किस चीज की मैनिफेस्टेशन लगती है? डू यू मेक, आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर में अब ये अचीव करना है, या आप वो है कि गो विद द फ्लो, जो मिल रहा है मैं डेस्टिनी के हिसाब से ले लूंगा? नहीं, मैं दो मतलब सी मेरी लाइफ में ना, मुझे ऐसा लगता है मैं दोनों पार्ट में हूँ। आई मीन लाइक मैं काला भी हूँ, मैं सफेद भी हूँ, मैं सफेद उतना ही हूँ, मैं काला भी उतना ही हूँ। मुझे ये भी बहुत पसंद है, मुझे भी वो भी ना पसंद है। कुछ चीजों में मैं ऐसा ही हूँ, जैसे चॉइस के मैटर में मेरी कोई एक चीज फेवरेट नहीं है लाइफ में, कोई एक बेस्ट एक्टर नहीं है, या कोई एक बेस्ट एक्ट्रेस नहीं है, या कोई एक फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं है ऐसी जिसको मैं उस सबसे ऐसा कुछ हो कि वही हो जिसके लिए मैं बोलूँ ना दिल से आता है, कुछ ऐसा नहीं है। मैनिफेस्ट करता हूँ मैं, यू वोंट बिलीव, जैसे मेरे बहुत सारे ड्रीम है। जब मैं आया था उनमें से एक ड्रीम है फिल्म करना है, एक्टिंग करनी है फिल्म में। उसके अलावा एक ड्रीम ये है कि मुझे खुद की राइटिंग करनी है, मुझे डायरेक्शन करना है, मुझे कांस जाना है उस फिल्म को लेके एज अ राइटर डायरेक्टर, और मुझे एक बुक लिखनी है, मुझे भी पोएट्री की, वो भी मतलब सिर्फ अपनी पोएट्री की कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या देखा। और उसे सेरेटोनी, क्या नाम है उसका, ग्रीस में कोई एक जगह है, सेंटोरिनी। हाँ सेंटोरिनी, वहां पे उसको लॉन्च करना है अपने लोगों के साथ। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं ड्रीमी नहीं हूं, मैं बहुत ड्रीमी हूँ। और मुझे एमएलए बनना है, मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है बिहार में, क्योंकि आई वांट टू डू समथिंग ओवर देयर, और मुझे पता है कि वो बिना पॉलिटिक्स ज्वाइन के नहीं होगा। राइट। तो ये सारे इतने सारे ड्रीम है मेरे। और ये जितने भी ड्रीम्स हैं, अब ये बहुत अलग अलग दिशाओं के, जैसे आपने कहा आपकी एक पर्सनल चॉइस नहीं है, यू आर ऑल ओवर द प्लेस, बट वो एक अच्छी चीज भी है कि आप बोर नहीं हो सकते अपने आप से, कि आप कुछ ना कुछ अलग तरह के एंगेजमेंट्स में है, सिर्फ हाँ, एक ही इन्वेस्टेड नहीं है। नहीं हूं मैं, मुझे सिंगर बनना है, मतलब अपने उसके साथ कहीं परफॉर्म करना है। ओके। यस, वो भी बेयर बॉडी सिक्स पैक एब्स के साथ, जैसे हॉलीवुड के साथ नहीं, तो हाँ वैसा वैसा कुछ तो वो भी करना। नाइस नाइस। इसमें आपका ना बचपना भी दिखता है, कहते हैं ना जब तक हम चाइल्ड लाइक होते हैं वो पानी की क्रेविंग, वो पैशन हमारा कभी भी नीचे नहीं आता है, ऊपर ही चलता रहता है। तो एक चीज बताइए, पूरे दिन से लेके रात तक में आप डेफिनेटली जिम जाते हैं, सेट पे जाते हैं, एक्टिंग करते हैं, आप वो एक हायर पावर से, या जिनको भी आप मानते हैं, आपके गॉड्स हो या आपके एंसेस्टर्स हो, जिसको भी, उनके लिए आप कुछ पूरे दिन में मेडिटेशन या कोई मोडालिटी फॉलो करते हैं? मैं 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, और एक चीज जो मैं हमेशा अपने आप को सोचते रहता हूँ, बी पॉजिटिव, अपने आप को मैं बोलते रहता हूँ, बी अ गुड ह्यूमन, बी अ गुड ह्यूमन, डू गुड थिंग, एटलीस्ट नॉट फॉर एवरीवन, एटलीस्ट फॉर वन, एटलीस्ट फॉर योरसेल्फ। राइट। आपसे ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि किसी की जरूरत नहीं है आपको, आप अपनी खुद, कहते हैं ना, हम अपने सेल्फ गुरु बन जाते हैं अगर, तो देयर इज ऑलवेज, या मैं बहुत मॉनिटर करता हूँ अपने आप को, और ये ऐसे नहीं आया है, जैसे चीजें मिलती गई ना। एक स्पाइडरमैन फिल्म थी इंग्लिश में, उसको हिंदी में देखी थी मैंने, तो उसमें एक डायलॉग था कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती। सो मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि देयर इज समवन हु इज ब्लेसिंग मी, और मुझे सिर्फ इसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना है। और आई डोंट नो कि मैं अभी कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मेरा सपना यही है, मैं क्यों जाना चाहता हूँ बिहार में चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री या जो भी है उसको एक अलग महत्व मिले, वहां भी बहुत अच्छी फिल्में मिले, जैसे मराठी सिनेमा बनता है, जैसे साउथ की सिनेमा में बनती है, जैसे कैलकाटा की सिनेमा में है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्टोरियां नहीं है, लेकिन लोग नहीं है। आई वॉन्ट टू गिव दैट चेंज ओवर देयर, कि सोचो, इसके लिए मैं एमएलए ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं मतलब फिल्में क्यों बनाना चाहता हूँ, मुझे नहीं बनानी कोई भी बुक के ऊपर फिल्म, या मुझे जो मैंने स्टोरियां देखी अपने लाइफ में, जो रियलिटी है बिहार की, मुझे उसके ऊपर फिल्म बनानी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़ी ताकत है, बड़ी जिम्मेदारी है, निभानी पड़ेगी। सो और इसकी निभाने के लिए आपको खुद से ही संभाल के चलना पड़ेगा कुछ। आई डोंट थिंक कि आज के जमाने में कोई किसी को संभाल के चल सकता है ना, वो ऊपर वाला, वो तुम्हें संभाल रहा है ना। राइट। वो एक कनेक्शन सबसे बड़ा कनेक्शन है, जो आपको किस रूप में, किस इंसान के रूप में, किस सिचुएशन में सामने आके हेल्प कर देगा, वो कनेक्शन अनडिनाइबल है।
आप अपने फैंस के लिए विशाल एज अ लास्ट थिंग क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज सब लोगों ने आपको, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, चाहे वो बिग बॉस हो चाहे खतरों के खिलाड़ी हो, एक फायर के साथ देखा है। यू डोंट गिव अप, इट्स योर एटीट्यूड। बट आप अपने फैंस को, जो लोग थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, यंग एज में जो आपको फॉलो करते हैं, क्या ऐसा एक मंत्रा देना चाहेंगे कि एक बार ये कंटिन्यूअस करके देखो तो वो जो आपका प्रॉब्लम है या जो भी सिचुएशन आप पार नहीं कर पा रहे वो आप कर लेंगे? हम सबको लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अकेले नहीं हो। इस दुनिया में ये चीज हर लोगों के साथ हुई, हर किसी के साथ। इस दुनिया में जीवन जो है ना, लोग कहते हैं मतलब बहुत सरल है जीने के लिए, कोई कहता है बहुत इजी है जीने, कोई कहता है बहुत 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 मुश्किल है, कोई कहता है बस फ्लोट करो, कोई कहता है कि नहीं जीवन के साथ चलो। ये सारी बातें रह जाएंगी, आप समझोगे नहीं समझोगे, और ये बहुत पुराने साल से चलते आ रही। अपने आप को इवॉल्व करो, अपने आप को आईने में देखो। सच कह रहा हूं, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अगर 1% भी कहीं गलती कर रहा होता हूं ना, किसी को अगर मैंने गुस्से में भी साला बोला है ना, और अगर वो गलत है, तो मेरी आत्मा मुझे उस आईने के सामने बैठ के बोलती है कि तूने उस समय उसको गलत बोला था। अगर वो आपको बोल रही है, और वो बोलती है, उसको सुनो, प्लीज सुनो। कोई भी रास्ता इजी नहीं होता। इंजीनियर बनना है, पापा के पास पैसे नहीं है। किसी को पेंटर बनना है, पापा के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं सोसाइटी में कैसे मेरा बेटा पेंटर बनेगा, रोड पेंट करेगा जाके, कि यहाँ पे करो, क्योंकि ऐसे लोग बोलते हैं फैमिली वाले। बनना तुम्हें है। ऑलवेज रिमेम्बर, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हारे डैड के डैड की बात सुनी थी? नहीं सुनी थी। तभी वो कुछ बने हैं, शायद अगर तुम्हारे में बने हैं तो। तुमको बनना है ना। 10th 12th बहुत इजी होता है लाइफ में, कर लो प्लीज, उतना तो कर लो, उसके बाद रास्ते खुल जाएंगे। अगर तुमको बनना है तो सिर्फ ड्रीम देखने से कुछ नहीं हो जाता, ड्रीम पूरा करने से, उस वे पे चलने से कुछ होता है। कई बार होगा तुमको कि तुमको लगेगा कि मैं पूरा नहीं कर पाऊं या नहीं कर पा रहा हूं, तो रीजन ढूंढो क्यों नहीं कर पा रहा हूं। हम में ही आंसर है और हम में ही क्वेश्चन है। प्लीज लिसन टू योर सेल्फ मैन, गर्ल, जो भी लोग हैं, प्लीज लिसन टू योर सेल्फ। अपनी सेल्फ एनालिसिस करो बेसिकली, कि क्या आपके अंदर है, हमें खुद सब पता होता है। खुद सब पता होता है। मेरे पास कुछ भी नहीं था आगे पीछे अगल बगल, और मैंने कभी रोया भी नहीं, ना ही मैंने कभी क्रेव किया कि अगर मेरे अगल बगल में कोई होता है यार तो मुझे बहुत इजी हो जाता। तरीका ढूंढना होता है आपको, आपके अंदर होता है, आप ढूंढो ना यार, थोड़ा टाइम चलेगा। सो दैट्स इट। डिप्रेस हो अगर, तुम्हें लगता है कि अगर तुम अगर किसी से ये बात करके तुम्हें अच्छा लगता है, गो टॉक टू देम। मेरा लगता है कि ये बात मैं अगर किसी से नहीं बोलूंगा और वो हंसेंगे, और अगर तुमको लगेगा कि यार नहीं मैं इसको खत्म करता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज टॉक टू योरसेल्फ। करेक्ट। और स्पेशली लॉकडाउन में तो ये चीज सामने आई है कि अकेलापन हो या डिप्रेशन हो, किसी ना किसी से बात करना एक बहुत बड़ा हल है। और इसीलिए ये शो भी हमने बनाया है कि हम आपके जैसे लोगों से बात करके उन्हें इंस्पायर कर सकें, जो अपनी लाइफ में बहुत ही छोटे से स्पेस में अपने आप को मान के डिप्रेस कर रहे हैं, मोटिवेट नहीं हो। राइट, क्योंकि वो बहुत छोटा सा पल है। ट्राई टू फाइंड अ हैप्पीनेस। किस चीज में खुशी है आपकी, ट्राई टू फाइंड द पॉजिटिव थिंग। अकेले रहना इज नॉट अ बैड थिंग, आई एम टेलिंग यू। पता नहीं लोगों को लगेगा कि अरे अकेले नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने सोल से जुड़े हुए हो तो। राइट, एब्सोल्युटली। विशाल, आपसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात है मुझे ये लगी कि सेल्फ मोटिवेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। हमेशा हर किसी की गाइडेंस नहीं, कभी कभी खुद भी अपना गाइड बनना इज सो इंस्पायरिंग, और आपकी जर्नी डेफिनेटली बहुत इंस्पायरिंग है। और हम ब्लेस करते हैं कि आपको डायरेक्टर, म्यूजिक एंड राइटिंग बहुत जल्दी मिले, बिकॉज आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू टेक दिस इंटरव्यू, क्योंकि मुझे था कि यहाँ से जो चीजें आएंगी वो बहुत लोगों को समझ आएंगी। I hope, I don't know. Thank you so much. Thank you so much.